हेलो फ्रेंड्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स को समझने की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको रिकॉल करा देता हूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स के 5 की प्रिंसिपल्स हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इनकैप्सुलेशन जो हम डिस्कस कर चुके हैं, डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, जिसमें से आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? बेसिकली ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली और मॉर्फ। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी। मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म्स, प्रकार, टाइप्स। तो जब एक ही चीज को कई अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जा सके, उसके अलग अलग मीनिंग निकलते हों, तो उसे बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर हम रियल वर्ल्ड में भी कई बार देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि यू हैव टू टेक राइट टर्न, ठीक है? तो मैंने आपसे बोला आप राइट टर्न ले लीजिए। तो जो शब्द का इस्तेमाल मैंने किया दैट इज राइट, ठीक है? अभी शब्द यही है, लेकिन मैं आपसे बोलता हूं एम आई राइट, क्या मैं सही हूं? तो एम आई राइट में भी मैं राइट ही बोल रहा हूं, लेकिन इस समय इसका मतलब डायरेक्शन नहीं है। तो दोनों सेंटेंसेस में राइट शब्द का इस्तेमाल किया गया, लेकिन दोनों के मीनिंग अलग अलग। फाइट फॉर योर राइट, आप अपने अधिकारों के लिए लड़े, तब भी मैंने राइट शब्द का ही इस्तेमाल किया। यानी राइट शब्द के 3 अलग अलग मीनिंग हमने डिस्कस किए, लेकिन हमें यह कंफ्यूजन नहीं रहा कि कब कौन सा वाला मीनिंग कंसिडर करना है। अगर मैं आपसे सीधे सीधे पूछूं कि राइट का क्या मतलब है, तो आप पहला मतलब भी बता सकते हैं, दूसरा भी बता सकते हैं, तीसरा भी बता सकते हैं। लेकिन जब मैं कोई सेंटेंस बोलता हूं और उसमें कहीं पर राइट शब्द का इस्तेमाल करता हूं, तो फिर हमें समझने में दिक्कत नहीं जाती कि राइट शब्द का कौन सा अर्थ इस समय कंसिडर करना है। तो वो सेंटेंस क्या है? वो हमें संदर्भ का ज्ञान दे रहा है, यानी कॉन्टेक्स्ट बता रहा है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यदि हमें कॉन्टेक्स्ट पता हो, किस संदर्भ में हम यूज कर रहे हैं ये पता हो, तो उस शब्द का कौन सा अर्थ अभी कंसिडर करना है ये भी क्लियर हो जाता है, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होता। इस तरह के बिहेवियर को पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर कहते हैं, जिसमें कि एक ही चीज का एक से ज्यादा मतलब होते हुए भी जिस कॉन्टेक्स्ट में हम उसको यूज कर रहे हैं वहां कोई डाउट नहीं रहता कि कौन सा मीनिंग इसमें कंसिडर होना चाहिए। अब इसी चीज को प्रोग्रामिंग में भी इंप्लीमेंट किया जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग कहलाती है, और इसीलिए रियल वर्ल्ड का ये पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट इसमें इंप्लीमेंट होता है। अभी 2 स्टेटमेंट देखिएगा। पॉलीमॉर्फिज्म इज बेस क्लास पॉइंटर कैन रेफर टू अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब यदि मैं C++ के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, तो हो सकता है कि कई लोगों को ये कॉन्सेप्ट ठीक से पता ना हो। मैं इसको थोड़ा सा रिकॉल कराता हूं। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है, तो इनहेरिटेंस में क्या होता है? एक बेस क्लास होती है और एक डिराइव्ड क्लास होती है। तो जैसे एक क्लास है, लेट्स से पर्सन, तो पर्सन एक कैटेगरी है, एक क्लास हमने बना ली, और फिर हम बोलते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट दूसरी क्लास है, और ये पर्सन की डिराइव्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास। तो ये हुआ इनहेरिटेंस। अब मैं पर्सन क्लास का बना सकता हूं पॉइंटर। ये मैंने बनाया पॉइंटर, तो ये बेस क्लास का पॉइंटर है, और मैं इसमें स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस रख सकता हूं। ये मैं डायनेमिकली ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, स्टूडेंट। तो C++ में हम लोग न्यू कीवर्ड की मदद से डायनेमिकली ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ये स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया जिसको ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। तो बेस क्लास का पॉइंटर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज बेस क्लास पॉइंटर कैन रेफर टू वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैसे हो सकता है? मान लीजिए इसकी एक और चाइल्ड क्लास,
और उसका नाम है फैकल्टी, फैकल्टी या टीचर। तो आप चाहें तो P के अंदर असाइन करवा सकते हैं फैकल्टी क्लास का ऑब्जेक्ट। ये देखिए, ये पैरेंथेसिस लगाना ज़रूरी नहीं होता है। आप स्टूडेंट के बाद देख रहे हैं मैंने नहीं लगाया है, तो C++ में ये परफेक्टली ओके। जावा में आपको ये पैरेंथेसिस लगाना ही होते। ओके, तो ये P पहली वाली लाइन में तो स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था, पर दूसरी वाली लाइन में अब वही P फैकल्टी क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने लगा है। तो बेस क्लास का पॉइंटर कभी अपनी पहली चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, तो कभी दूसरी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। यस, तो बेस क्लास पॉइंटर कैन रेफर टू अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये पॉलीमॉर्फिज्म है, ये पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर है। पॉलीमॉर्फिज्म इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू एक्ट डिफरेंटली टू द सेम इंटरफेस। इंटरफेस से यहां मेरा मतलब है कि जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, क्लास के किसी मेंबर को कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो नाम वही रहता है लेकिन डेफिनेशन डिफरेंट हो जाती है। अब इस बात को समझने के लिए मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको बताता हूं, पर उससे पहले मैं आपको एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूं कि C++ में पॉलीमॉर्फिज्म को इंप्लीमेंट करने के 3 तरीके होते हैं: फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड वर्चुअल फंक्शन। अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल नाम की हमने एक क्लास बनाई हुई है जिसका एक ऑब्जेक्ट एक रेक्टेंगल को डिनोट करेगा। मान लेते हैं यहां पर एक रेक्टेंगल क्लास है और मैंने रेक्टेंगल क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए, R1 और R2। ठीक है, तो हो सकता है एक छोटे रेक्टेंगल को डिनोट करे R1 और एक बड़े रेक्टेंगल को डिनोट करे R2, लेकिन ये बड़ा रेक्टेंगल एक्चुअल में स्क्वायर है, हो सकता है। अब मुझे ये जो रेक्टेंगल R1 है ना, मैंने इसका एक फंक्शन कॉल किया। क्या फंक्शन कॉल किया? सेट डायमेंशन। सेट डायमेंशन फंक्शन में मैंने कुछ वैल्यू पास करी जो कि एक इंटीजर वैल्यू है, लेट्स से 5, और सिर्फ एक वैल्यू नहीं, 2 वैल्यू पास करी, 5 और 2। सो व्हाट इज 5 एंड व्हाट इज 2? 5 is the length of the rectangle and 2 is the breadth of the rectangle। तो इस तरीके से रेक्टेंगल R1 की डायमेंशन सेट हो गई। अब रेक्टेंगल R2 की डायमेंशन मुझे सेट करनी है, पर रेक्टेंगल R2 जो है वो एक्चुअल में एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के बारे में हम जानते हैं कि सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो लेट्स से उसकी साइड की लेंथ है 10, तो मैंने केवल एक ही वैल्यू पास करी 10, क्योंकि चारों साइड्स की लेंथ बराबर है। अब आप एक चीज नोटिस करें, सेट डायमेंशन फंक्शन दोनों बार मैं कॉल कर रहा हूं, पहले R1 के लिए फिर R2 के लिए, लेकिन पहली बार में मैंने 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किए थे और दूसरी बार में 1 आर्ग्यूमेंट पास किया था। तो ये सेट डायमेंशन फंक्शन इतना स्मार्ट होना चाहिए कि वो समझ जाए कि जब 2 वैल्यू पास हो रही हैं तो उसका मतलब है पहली वैल्यू लेंथ और दूसरी वैल्यू ब्रेड्थ, जबकि दूसरे वाले सेट डायमेंशन को ये पता चल जाना चाहिए कि जो एक ही वैल्यू इसमें पास हो रही है वही चारों साइड्स की लेंथ है। तो इस तरह से ये एक ही इंटरफेस, यानी जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं वो है सेट डायमेंशन, द नेम ऑफ द फंक्शन जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरफेस तो सेम ही है, लेकिन इस समय पहली बार में डेफिनेशन कुछ अलग चलेगी, दूसरी बार में डेफिनेशन कुछ अलग चलेगी, क्योंकि क्लास रेक्टेंगल के अंदर 2 अलग अलग सेट डायमेंशन नाम के फंक्शन बने होंगे। सेट डायमेंशन का जो एक वर्जन बना होगा उसमें एक इंट आर्ग्यूमेंट होगा, और दूसरा वर्जन जो बना होगा उसमें 2 इंट आर्ग्यूमेंट्स होंगे। क्या ये बात समझ में आई? यस, दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। जब एक ही स्कोप में एक से ज्यादा फंक्शंस जिनके नाम सेम रहते हैं पर आर्ग्यूमेंट्स में फर्क रहता है, इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। यानी एक नाम ओवरलोडेड है कई सारी डेफिनेशन से। ये पहला फंक्शन की डेफिनेशन अलग होगी, दूसरे फंक्शन की डेफिनेशन अलग होगी, पर आर्ग्यूमेंट्स में फर्क होने की वजह से जब आप कॉल करते हैं तो
कितने आर्ग्यूमेंट, किस टाइप के आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, उससे पता चल जाता है कंपाइलर को कि कौन सा वाला वर्जन बाइंड करना है। तो ये एक पॉलीमॉर्फिज्म हुआ। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे कि सपोज करिए कॉम्प्लेक्स नाम की एक क्लास है और क्लास के मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए C1, C2 और C3। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मालूम है किस तरह से होते हैं, जैसे कि 3 + 4 आयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैंने एक और लिखा 5 + 6 आयोटा, तो ये एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, सपोज करो C1 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, C2 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो C1 + C2 अगर मैं करता हूं तो मैंने दोनों ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर लिया, लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है कि प्लस नाम का ऑपरेटर इस क्लास में डिफाइंड हो। यानी जो क्लास हमने बनाई होगी कॉम्प्लेक्स नाम की, इसके अंदर एक ऑपरेटर हमने डिफाइन किया होगा, ऑपरेटर प्लस। ठीक है, इसकी कुछ कोडिंग होगी। तो दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो ये रिजल्ट आ जाना चाहिए 8 + 10 आयोटा, और इसको मैं C3 के अंदर स्टोर कर रहा हूं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, लेकिन दूसरी लाइन को भी देखिए, C1 + 5। अब आप खुद सोचिए कि 3 + 4 आयोटा, मान लीजिए C1 इसको डिनोट कर रहा है, इसमें 5 ऐड कर रहा हूं, तो 5 क्या है, इंटीजर, ये रियल पार्ट है, तो ये ऐसे ऐड हो रहा है, तो होना चाहिए 8 + 4 आयोटा। तो C3 में जानी चाहिए वैल्यू 8 + 4 आयोटा। पर ये जो एडिशन है ये ऑपरेटर नहीं कर पाएगा, ये प्लस ऑपरेटर जो डिफाइंड है नहीं कर पाएगा, मुझे एक और ऑपरेटर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये भी प्लस नाम से ही बनेगा, तो नाम तो दोनों के सेम है, लेकिन पहले वाले में हो सकता है मैंने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टाइप का आर्ग्यूमेंट पास किया हो। देखिए C1 + C2 जब लिखा होगा तो आर्ग्यूमेंट कॉम्प्लेक्स टाइप का रहा होगा, और दूसरे वाले में मैंने इन टाइप का आर्ग्यूमेंट पास किया होगा। तो C1 ने अपने एक मेंबर प्लस को कॉल किया जिसमें C2 एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया, जबकि दूसरे वाले में C1 ने प्लस को कॉल किया और 5 एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया। तो ये देखने से ऐसा लग रहा है एक ही सिंबल है पर दो अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। तो ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, और इसमें पहले वर्जन में हमने कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू पास की, दूसरे वर्जन में हमने इन टाइप की वैल्यू पास की। तो इस प्रकार से ये भी एक पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर हुआ जब एक ही सिंबल के एक से ज्यादा मीनिंग्स है। आपने सी आउट को तो यूज किया ही है। सी आउट बेसिकली ओ स्ट्रीम टाइप का है, और ओ स्ट्रीम में ये मेथड्स यानी ऑपरेटर्स डिफाइंड होते हैं, इसको बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। तो जब आप सी आउट के बाद इंसर्शन ऑपरेटर कॉल करते हैं और उसमें आर्ग्यूमेंट के रूप में x पास कर रहे हैं, यानी x की वैल्यू पास कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए ये x इन टाइप का है, और यहाँ पर y पास कर रहे हैं तो y की वैल्यू यानी फ्लोट टाइप की वैल्यू है। तो एक ही तरह का सिंबल, एक ही तरह का ऑपरेटर इंट वैल्यू और फ्लोट वैल्यू दोनों तरह की वैल्यूज को प्रिंट करवा पा रहा है। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में ओ स्ट्रीम क्लास के अंदर ये ऑपरेटर के दोनों के अलग अलग वर्जन्स डिफाइंड है, यानी सेम इंटरफेस है पर उनकी इम्प्लीमेंटेशंस डिफरेंट है। और ये भी पॉलीमॉर्फिज्म हुआ कि इस कंटेक्स्ट में यानी इस लाइन में आर्ग्यूमेंट्स को देखकर किस टाइप की वैल्यू पास कर रहे हो उसको देखकर ओ स्ट्रीम में किस पर्टिकुलर वर्जन को कॉल करना है ये डिसाइड हो जाता है। तो ये भी पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर है। और एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक क्लास है सर्कल, एक क्लास है रेक्टेंगल, ठीक है, और एक और क्लास है शेप नाम की। तो जो सर्कल क्लास है वो एक सर्कल को डिनोट करेगी, ठीक है, सर्कल क्लास। और इसी तरीके से एक और क्लास है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है। अब मैंने इन दोनों के ऊपर एक क्लास बनाता हूँ, यानी इन दोनों की पेरेंट क्लास, ठीक है, इन दोनों की पेरेंट क्लास जिसका नाम रखता हूँ शेप। अब अगर शेप क्लास का मैं पॉइंटर बना लूँ s, ठीक है, तो इसमें मैं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस रख सकता हूँ, यानी s के अंदर सर्कल के ऑब्जेक्ट का एड्रेस भी रख सकता हूँ और रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट का एड्रेस भी रख सकता हूँ। तो जब मैंने सर्कल क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस रखा है तो एस एरो एरिया, एस पॉइंटर के थ्रू जब मेंबर को कॉल करते हैं तो एरो ऑपरेटर लगाते हैं। तो जब एरिया फंक्शन को कॉल करते हैं
तो फिर सर्कल का एरिया कैलकुलेट होता है, क्योंकि इस समय एस किसको पॉइंट कर रहा है, सर्कल के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। और दूसरी बार में जब एस एरो एरिया लिखते हैं तो वो एरिया कैलकुलेट करता है रेक्टेंगल का, क्योंकि इस समय एस रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो ये इंप्लीमेंट कैसे हुआ होगा, तो सर्कल क्लास में एक एरिया नाम का फंक्शन अलग बना होगा और रेक्टेंगल क्लास में एक एरिया नाम का फंक्शन अलग बना होगा। तो फिर कंपाइलर को कैसे पता चलता होगा कि कौन सा वाला एरिया कॉल करना है। तो बेसिकली यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट तो नहीं लिखा हमने, पॉइंटर लिखा है, पर ये पॉइंटर किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, इससे ये पता चल जाएगा कि कौन सा वाला एरिया कॉल होना चाहिए। गॉट इट। तो दोनों केस में ये अलग अलग एरिया को करेगा कॉल, तो ये पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर कहलाएगा। एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, ये वर्चुअल फंक्शन का एग्जांपल है। हमने एक कार नाम की क्लास बनाई है, एक स्पोर्ट्स कार नाम की क्लास बनाई हुई है, और यहां पर हमने एक पॉइंटर बनाया है पेरेंट क्लास का। कार पेरेंट क्लास है और स्पोर्ट्स कार चाइल्ड क्लास है। तो जो पेरेंट क्लास है उसका पॉइंटर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है। तो देखिए, कार क्लास का पॉइंटर पहले तो कार के ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, और दूसरी वाले में ये पॉइंटर स्पोर्ट्स कार के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो दोनों एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो पेरेंट क्लास का पॉइंटर पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट कर सकता है और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट कर सकता है। अब सपोज करिए कि एक शिफ्ट गियर नाम का फंक्शन है जो कि गियर चेंज करता है। ये फंक्शन कार क्लास में भी है और स्पोर्ट्स कार में भी। अलग अलग क्यों है, क्योंकि कार क्लास में एक नॉर्मल कार में गियर शिफ्ट करने का जो मैकेनिज्म है, जो कोडिंग होगी वो अलग होगी, और स्पोर्ट्स कार में कुछ इंप्रूव टेक्नोलॉजी के साथ शिफ्टिंग ऑफ गियर होगा, यानी इसका इम्प्लीमेंटेशन अलग है। तो इंटरफेस सेम है, फंक्शनैलिटी यानी सर्विस वो तो हमें सेम चाहिए, शिफ्ट गियर, लेकिन उसका बिहेवियर दोनों के लिए अलग अलग चाहिए। यानी हम चाहते हैं जब कार का ऑब्जेक्ट हो तो शिफ्ट गियर पेरेंट क्लास वाला चले, और जब स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट हो तब स्पोर्ट्स कार वाला शिफ्ट गियर चले, और वही हो भी रहा है। ये वर्चुअल फंक्शन की मदद से हो रहा है, क्योंकि शिफ्ट गियर को हमने वर्चुअल फंक्शन बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं पॉइंटर एरो शिफ्ट गियर यहाँ पे कर रहा हूँ तो कार क्लास वाला चलेगा, और यहाँ पे कर रहा हूँ तो स्पोर्ट्स कार क्लास वाला चल रहा होगा। तो इस तरीके से ये भी पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर है, एक जैसे दिखने वाली चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे कोई और चल रहा है और नीचे वाले उसमें कोई और चल रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट करने के C++ में अलग अलग तरीके हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखे। अब यदि आपको बेसिक ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आया होगा और C++ के कॉन्टेक्स्ट में इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ में आया होगा, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। यदि आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ ही मेरी वेबसाइट को विजिट करें www.mysirji.com, जिसमें कि आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS और भी कई सब्जेक्ट्स कोर्सेज मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आप ये सारे के सारे कोर्सेज कर सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर्स फ्री हैं, हिंदी में हैं और डेली पब्लिश होते हैं। वीडियोस के अलावा भी यहाँ बहुत सारा कंटेंट है, तो हो सकता है कि आपको ये सब बहुत पसंद आए और बहुत काम का लगे। तो अगर लगे तो आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा अपने फेसबुक वॉल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वेबसाइट के बारे में पता चले। थैंक यू।